सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक्शन पैक फिल्म ब्लड शॉट के बारे में। ये एक मूवी विन डीजल के ऊपर है, जो कि बहुत ही एक्शन पैक थ्रिलर फिल्म है और सस्पेंसफुल भी है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आज हम देखते हैं इस मूवी की फुल स्टोरी लाइन और एक्शन के बारे में। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस कहानी का लीड कैरेक्टर, जिसका नाम है रे गैरिसन, ये एक फौजी है और हमारे यहाँ पर पता चलता है कि एक सीक्रेट मिशन पर है, जहाँ पर इसे कुछ टेररिस्ट के पास से एक वीआईपी हॉस्टेज को बचा कर लाना है। साथ ही साथ ये अपने कमांडर के साथ कम्युनिकेशन चैनल पर भी होता है और वे सभी इसे कहते हैं कि आगे मत जाना, आगे खतरा है। लेकिन ये उनकी कोई भी बात को नहीं मानता और सीधा टेररिस्ट से लड़ने के लिए उनके खेमे में पहुंच जाता है। काफ़ी सारी गोलीबारी होती है, सामने की टीम भी इसके ऊपर गोली चलाती है, मगर रे काफ़ी ज़्यादा चालाक और होशियार था। वे अपनी फुर्ती के साथ में सभी को जान से मार देता है। इसके बाद में रे वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पे उसे वो वीआईपी हॉस्टेज मिलता है। उसे एक टेररिस्ट अपनी बंदूक की नोक पर बिठा कर रखा होता है। रे उस टेररिस्ट से पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। टेररिस्ट उससे एक हेलीकॉप्टर की मांग करता है ताकि वो यहाँ से निकल पाए। रे उसे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन तुम इसे जान से मत मारना। लेकिन मुझे एक फ़ोन करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। जैसे ही टेररिस्ट फ़ोन की तरफ इशारा करता है, मौका पाकर रे उसे मार देता है और अपना रास्ता क्लियर कर लेता है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है एवियानो के एयरप्लेन बेस पर, जहाँ के विन डीजल, हमारी कहानी का रे गैरिसन, अपनी पूरी टीम के साथ वापस आ चुका होता है अपने मिशन को ख़त्म करके अपनी छुट्टियों पर। अपने इस कामयाब मिशन को ख़त्म करने के बाद अब फाइनली रे अपनी पत्नी जीना से मिलता है। वो उसे पाकर काफ़ी खुश होता है और वहीं से हमें रात को इन दोनों का एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। अगले दिन जब रे की आँख खुलती है तो वो अपने बेड पर जीना को नहीं पाता। तभी उसे एक चिट मिलती है कि मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए गई हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। वो बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगता है। तभी वहाँ पे उसे किसी के आने की आहट आती है। वह अपने गन को लेकर सतर्क हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर कुछ गुंडे पहुँच जाते हैं और रे को बेहोशी का इंजेक्शन पहुँचा लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जब रे की आँख खुलती है तो अपने आप को एक बutcher शॉप में पाता है, जहाँ पर उसका सामना होता है मार्टिन एक्स के साथ में। मार्टिन एक्स उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास में इस पूरे मिशन की, यानी हमने जो हॉस्टेजेस बना के रखे थे, उनकी खबर तुम्हारे पास कहाँ से आई, मुझे अभी के अभी बताओ। वहाँ पर रे उसे कुछ भी बात बताने से मना कर देता है। तब मार्टिन एक्स उसे कहता है मुझे पता था तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे, इसलिए ऑलरेडी मेरे पास में तुम्हारे ताले की चाबी है। तब वो उसके सामने लेकर आता है जीना को और वह उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे सारे राज नहीं बताए कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, तो मैं जीना को मार दूंगा। तब रे वहाँ पर कहता है मुझे इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता, तुम मुझसे कुछ और पूछ लो, मैं उन सभी बातों का जवाब दूंगा। हमारे पास में सिर्फ ऑर्डर्स आते हैं, हमें सिर्फ उन्हें फॉलो करना होता है। इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात मार्टिन एक्स के लिए काफ़ी नहीं थी और देखते ही देखते वो जीना को उसके सामने मार डालता है। इस बात से रे को काफ़ी गुस्सा आता है। वह तिलमिला उठता है और वह कहता है तेरे पास में मौका है, चाहे तो अभी मुझे जान से मार दे, क्योंकि इसके बाद में तुझे मुझे जान से मारने का मौका नहीं मिलेगा। तभी मार्टिन एक्स कहता है मैंने तेरी बात मान ली, थैंक यू फॉर द एडवाइस, और वह उसे जान से मार देता है। अगली सुबह रे की नींद एक लैब में खुलती है। वह अपने वहाँ पे अपने आप को तारों से बंधा पाता है और वह अपनी बॉडी से सारे केबल्स को डिटैच करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है केटी और वह उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ में हैं। और उन दोनों की बातें चली रही होती है कि वहाँ पे एक और न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है एम एन हार्टिंग, जो कि उसका वेलकम करता है राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी में। वह उसे बताता है कि हम यहाँ पर काफ़ी नई तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वो सैनिक जो अपनी किसी जंग के अंदर अपना कोई हाथ पैर या बॉडी का कोई भी अंग खो बैठते हैं, हम उन्हें रिपेयर करते हैं और एनहेंस भी। और तुम भी उन्हीं में से एक हो, लेकिन आज तक का सबसे नायाब नमूना तुम ही हो, क्योंकि तुमने वो हासिल किया है जो आज तक किसी भी सैनिक ने हासिल नहीं किया था। तुम्हारे पास में तुम्हारी पूरी बॉडी है, लेकिन इन बातों को रे समझ नहीं पाता। इसी वजह से हार्टिंग उसे अपनी पूरी लैब का एक दौरा कराने के लिए ले जाता है। तभी वे उससे मिलवाता है अपने पुराने सैनिकों से, जिसका नाम होता है जिमी और मार्कस। जिम की एक जंग में टांग टूट गई थी, इसलिए हार्टिंग ने उसे हाइड्रोलिक लेग्स दे दी थी। और वहीं मार्कस, जिसकी आंखें भी किसी एक जंग के अंदर चली गई थी, इसलिए अब हार्टिंग ने उसे कंप्लीट ही बायोमैकेनिकल आइज, यानी कि काफ़ी सारी कैमरास दे दिए थे, जिससे वह हर जगह 360 डिग्रीज पर देख सकता था।
वहीं पर वो केटी के बारे में भी बताता है कि एक जंग के अंदर वो पानी के अंदर डूब रही थी। उसकी सांसों की नलियां चौक हो चुकी थी, इसलिए उसने उसके गले के अंदर एक इनहेलर फिट कर दिया, जिसकी वजह से अब वो धुएं में कहीं भी आ जा सकती है। साथ में उसमें लड़ने की काफी ज्यादा स्फूर्ति आ चुकी है। तब वहां पर रे हार्टिंग से कहता है कि आखिर सब इन चीजों से मेरा क्या वास्ता। उसी मोमेंट पर हार्टिंग एक चाकू से रे का हाथ काटता है। जैसे ही वो उसका हाथ काटता है तो उसका खून निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसके टिश्यूज वापस से रिबिल्ड होने लगते हैं। हम वापस स्क्रीन में देखते हैं उसके शरीर में अब काफी सारे बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स यानी नैनाइट्स हैं, जो उसकी खून के अंदर उसके साथ में बह रहे होते हैं। उन सभी नैनाइट्स का काम होता है कि जब भी शरीर के अंदर जख्म लगे तो जल्दी से जल्दी उसे भर दे। साथ में हार्टिंग ये भी बताता है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बॉडी की किसी भी टिश्यू पार्ट जो कि डैमेज हो चुका है उसे वापस से रिबिल्ड भी कर सकते हैं। रे उनसे पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तब वहाँ पर केटी कहती है कि तुम्हें क्लासिफाइड कर लिया गया है, यानी अब जो तुम्हारी बॉडी थी वो पूरी तरीके से हमारी हो चुकी है। तुम एक जंग के अंदर मर चुके थे, लेकिन हमने तुम्हारी बॉडी को सीना से वापस लिया और हमने तुम्हारे ऊपर रिसर्च चालू की, और देखो फाइनली तुम हमारे सामने हो। तभी वहाँ पर हार्टिंग कहता है कि वो तुम्हारा पास्ट था, ये तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। जब मैं 15 साल का था तो मैं टेनिस खेला करता था, मगर मुझे कैंसर की बीमारी हो गई थी, इसी वजह से डॉक्टर्स ने मेरे हाथ को कटवा दिया था। मगर आज देखो, मेरे पास में एक और शानदार बायोमैकेनिकल हाथ है, जिसमें पहले से ज़्यादा फुर्ती और पहले से ज़्यादा काबिलियत है। रे अब काफ़ी लंबी नींद के बाद में जागा था, इसलिए वह उससे कहता है मुझे गहरी नींद की ज़रूरत है, मेरा कमरा कहाँ पर है मुझे बता दो, मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। तभी केटी उसे उसके रूम में लेकर जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करता है। तो वो जाता है, जो पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करने लगता है। जैसे ही वो पंच मारता है, उसका मुक्का पंचिंग बैग को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। तब वो सोचता है कि मेरे पास इतनी पावर्स कैसे आई। तो अपनी पावर्स को और ज़्यादा किस तरीके से टेस्ट कर सकता है, ये खोज करता है। रे को एक पिलर दिखता है और वह पंचिंग को उस पिलर पर करने स्टार्ट करता है, और देखते ही देखते उस पर काफ़ी ज़्यादा मुक्के बरसाने लगता है और दीवार भी वहाँ से टूट जाती है। इसके बाद वो जिमिंग के लिए पहुंचता है। वहाँ पे पड़े हुए डंबल्स को ट्राई करता है, सबसे पहले 20 किलो 50 किलो, लेकिन उसे काफ़ी हल्के लगते हैं। फाइनली वो एक भारी भारी डंबल को लेकर बाइसेप्स के सेट मारने लगता है। वहीं पर उसे केटी भी स्विमिंग करती हुई मिलती है। तब रे उसके पास में जाता है और कहता है मेरे नाइटमेयर्स मुझे सताने लग गए हैं। तब वहाँ पर केटी कहती है क्यों ना चलो एक ड्रिंक हो जाए। वो दोनों जाकर थोड़ी सी ड्रिंक करने लगते हैं। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी चल रहा होता है। जैसे ही रे उस म्यूजिक को सुनता है, उसे याद आता है कि मेरी पत्नी को जिस कातिल ने मारा, उस जगह पर भी यही सेम म्यूजिक चल रहा था। इस बात से उसको अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती है। तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का कातिल जिंदा है और वह उसे जान से मारने के लिए वहां से निकल जाता है। उसकी सारी मूवमेंट ईमेल आर्टिंग देखकर अपने ऑफिस में अपने जितने भी कलीग्स होते हैं उनको कहता है कि इस पर नज़र रखो, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। साथ ही में मेरा चैनल ओपन करो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तभी वहां पर उनका बैठी टेक की जो कि हैकर बंदा वहां का चैनल ओपन करता है, जिससे हार्टिंग डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है रे के साथ में, और वह उसे कहता है कि आखिर रे कहाँ जा रहे हो, अभी तक हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास में क्या क्या एबिलिटीज है, तुम क्या क्या कर सकते हो। लेकिन तब वहां पर रे कहता है मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है, और वो वहां से निकल जाता है सीधा एक चॉपर की तरफ। वहां पर हार्टिंग उसे कहता है क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना भी आता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि रे के पास में मैनुअल होता है, जिसकी मदद से वे उसे ऑटोमेटिक रीड करके उस पूरे प्लेन को कैसे उड़ाते हैं, इस 1 मिनट में सीखते ही वो प्लेन उड़ाकर निकल जाता है। हार्टिंग अपने बंदे से पूछता है ये कर क्या रहा है, क्या चीज़ को स्कैन कर रहा है। तो एरिक उसे बताता है कि ये मार्टिन एक्स को ढूंढ रहा है, जो अभी अभी अपने अड्डे से बाहर निकला है। हार्टिंग पूछता है उसने ये कैसे किया। एरिक उसे बताता है कि उसने वहां पर मौजूद सारी 9,000 कार्स को स्कैन किया जो अभी रोड पर चल रही थी, और एक एक करके स्कैनिंग के बाद में उन्हें क्रॉस चेक किया। तब जाकर उसे पता चला कि उन 5 गाड़ियों का काफिला जो जा रहा है उसी के अंदर मार्टिन एक्स बैठा है, और अब वो उसके पीछे जा रहा है। तो वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन जो अपनी टीम के साथ में बैठकर एक टनल से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ पर पहुंचता है रे गैरिसन। रे बहुत बड़े ट्रक के साथ में, और वह ट्रक से उनका रास्ता रोकता है। तब हमें पता चलता है कि उनके ट्रक्स में बहुत ज़्यादा पाउडर होता है, जिससे एक रेड कलर की लाइट्स चालू होती है सोल्जर से,
और फिर शुरू होता है इस कहानी का एक आइकॉनिक सीन, जहाँ पर विन डीजल यानी रे एक एक करके उन सभी सोल्जर्स को पटकने लगता है, मारने लगता है, और फाइनली उस मार्टिन एक्स तक पहुंच जाता है और वही डायलॉग उसे मारता है, मैंने कहा था मुझे जान से मार देना, लेकिन मैं तुझे कहीं भी ढूंढ लूंगा, आई एम बैक। ये कहकर वह उसे जान से मार देता है और इसी के साथ उसका मिशन कंप्लीट होता है। वहां से रे निकलकर अब वापस आरटीएस के पास जाता है, जहाँ पर जिमी मार्कस केटी उसका इंतजार करते हैं। तब वो लोग उसे कहते हैं, हमें तुम्हारे सबूत मिटाने होंगे, नहीं तो गवर्नमेंट तुम्हें हमें बैन कर देगी। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद रे काफी थका थका महसूस कर रहा होता है। तो वहां पर केटी कहती है कि तुम्हारे नेनाइट्स यानी जो बिलियन ऑफ ट्रांसमीटर्स है उनकी एनर्जी खत्म हो रही है, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तभी रे को वापस लैब ले जाया जाता है, जिस तो नेनाइट्स को चेंज करके ताकि न्यू नेनाइट्स को डाल सकें। तो अभी वहां पर एक ट्विस्ट आता है, जिमी आता है और उन्हें कहता है, तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे, इन सभी के पीछे मैं था, क्योंकि ये सारी प्लानिंग मैंने करी थी और मुझे तुम्हें सताना बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ वो उसकी सारी यादें मिटा देता है। तभी जाके हमें इस कहानी का प्लॉट रिवील होता है और हम ये देखते हैं कि ईमेल हार्टिंग, जो कि आरटीएस का डायरेक्टर है, उसने रे की यादों में से चेंजमेंट करी थी। जो सारी यादें जो उसने थोड़े टाइम पहले बिताई थी, वो अगेन रिक्रिएट कर देता है। वो सारी जगह, वो सारे के सारे मिशन उन्हें वापस से बनाता है वीएफएक्स के साथ में, और हमें पता चलता है कि मार्टिन कोई गुंडा नहीं, उन्हीं के साथ में काम करने वाला एक डॉक्टर था। और ये उसका पहला मिशन नहीं, ये उसका फोर्थ मिशन था। इसके पहले 3 बार ऑलरेडी हार्टिंग ने रे के माइंड को चेंज करके उसे मैनिपुलेट करके अपने दुश्मनों को मरवाया था। और रे ये काम इतना साफ, इतनी क्लीन तरीके से करता था, जिसका आज तक पुलिस या कोई गवर्नमेंट कुछ सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जिन वैज्ञानिकों ने उसका साथ दिया, वो नहीं चाहता था कि ये वैज्ञानिक इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट या फिर किसी और अच्छे काम के लिए मोटे दामों में बेच दे। इसीलिए हार्टिंग ये चाहता था कि अपने सारे साथियों को जान से मरवा दे, और यही रीजन था कि वे रे से ये सारे काम करवाता था। साथ ही साथ उनका अगला शिकार होता है निक वैरिस, जो कि नाइट्स के ही प्रोजेक्ट में हार्टिंग के साथ में काम कर रहा था। फाइनली अब रे भी निक वैरिस को मारने के लिए पहुंच जाता है, मगर तब हम देखते हैं कि निक वैरिस के पास में भी उसका एक टेकी होता है, जिसका नाम होता है विकन्स। और वो उसे कहता है, मुझे जान से मारने के लिए वो आने वाला है, जल्दी से मेरा हथियार लेकर आओ। तब विकेंस उसे कहता है कि ईएमपी अभी रेडी नहीं हुई है, अगर हमने उसको यूज़ किया तो उल्टा असर तुम्हारे ऊपर ही पड़ जाएगा। मगर तब निक बैरिस उसकी कोई भी बात नहीं मानता और कहता है, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। और वहीं दूसरी ओर सभी सोल्जर्स को मारता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, और फाइनली वह उसे भी जान से मार देता है। लेकिन वह जैसे ही उसे जान से मारता है, उस टेकी के पास में ईएमपी का ओरिजिनल रिमोट होता है, और वह उसे दबाकर पूरी इलेक्ट्रिसिटी यानी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को वहाँ पर ऑफ कर देता है। जैसे ही उसका सर्वर ऑफ होता है, तो हार्टिंग्स जो कि उसे कंट्रोल कर रहा होता है, वो अब उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वह अपने एरिक से कहता है कि आखिर हम उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर एरिक उसे बताता है, निक वेरिस के पास में भी एक टेकी बंदा था जिसका नाम था विकन्स, जो कि हमारी पूरी इस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा तेज है। इनफैक्ट मैंने उसे कई सारे सॉफ्टवेयर को पायरेसी के साथ में यूज़ किया है। इस बात को हार्टिंग्स को बहुत ही बुरा लगता है सुनते ही। थोड़ी देर बाद जब रे की नींद खुलती है, तो वहाँ पर विकिंस को पाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ऑफ कैसे किया। तो वहाँ पर विकिंस कहता है कि मैं हार्टिंग्स तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा होता, तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि तुम हर बार किसे जान से मार देते हो। और फिर एक एक करके धीरे धीरे रे को अपनी ये पुरानी यादें आने लगती है। तब उसे पता चलता है कि हर बार मेरे पत्नी का कातिल का चेहरा चेंज हो जाया करता था। ये सब इसलिए हो रहा था कि हार्टिंग ने हर बार मुझे एक मिशन के बाद मेरी सारी यादों को रिवर्स कर दिया था, जिससे कि मैं एक ही काम को बार बार दोहराता रहता। तब उसे याद आता है कि अगर वो लोग नकली हैं, तो इसका मतलब जीना भी नहीं मरी होगी। तो वह फाइनली जीना को पाने के लिए वहां से निकल जाता है। पर तब उसे विकिंस कहता है कि अगर तुमने कोई ऑटोमेटिक कार यूज़ की, तो आरटीएस तुम्हें ट्रैक कर लेगा, इसलिए तुम पुरानी कार लेकर जाओ और एक सेल फोन लेकर जाओ, जो तुम्हें जीपीएस से कनेक्ट करेगा और वह तुम्हें राह दिखाता रहेगा। इसी के साथ अब रे पहुंच जाता है जीना से मिलने के लिए। जब वो जीना से मिलता है, तो उसे पाकर बहुत खुश होता है और कहता है, जीना फाइनली मैं घर आ गया। तब जीना कहती है कि तुम तो काफ़ी टाइम पहले मुझे छोड़ चुके थे, हमारे बीच के सारे रिश्ते अब ख़त्म हो चुके हैं। तो वहाँ पर रे कंफ्यूज होता है और कहता है, मैं कितने टाइम के बाद लौटा हूँ। तो जीना उसे कहती है, टोटल 5 साल बाद। इस बात को सुनकर रे काफ़ी टूट जाता है
और वे वहाँ से निकल जाता है हार्टिंग्स को जान से मारने के लिए, मगर इस बात की खबर भी हार्टिंग को पड़ चुकी होती है। इसलिए वह जिमी और मार्कस को उसके पीछे भेज देता है उसे जान से मारने के लिए। जिमी और मार्कस अपने फुल सीट के साथ तैयार होकर रे के पास पहुंच जाता है। रे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, मगर वे दोनों काफी ज्यादा चालाक और होशियार थे, इसलिए वे उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाते हैं और सीधा उस लैब के अंदर पहुंचा देते हैं, जहाँ पर अब अगेन हार्टिंग उसकी पूरी माइंड की मेमोरी को इरेज करने वाला था और साथ ही अब उसका नया शिकार बनने वाला था विकिन्स, क्योंकि वो जानता था कि विकिन्स के पास उसके सारे राज है। अगर वो जिंदा रहेगा तो हमारी कंपनी को कभी भी खत्म कर सकता है। इसलिए वह रे को, जो कि ब्लड शॉट जो उसका नया प्रोजेक्ट होता है, अब उसे अपने माइंड के अंदर फिट कर देता है और कहता है कि तुम्हें अब विकिन्स को जान से मारना है। लेकिन केटी ऐसा नहीं होने देती। तो केटी कहती है कि रे के साथ में ऐसा ठीक नहीं हो रहा, उसे तो गुमराह किया जा रहा है। केटी ये चाहती थी कि रे को उसकी ज़िंदगी जीने का हक मिले, इसलिए वो जाकर विकन से मिल जाती है और उसके साथ में मिलकर एक प्लान बनाती है कि हम हार्टिंग्स की चाल को उसी पर उल्टा पलटवार करेंगे, जिससे कि अब उसकी पूरी कंपनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि केटी के पास में इनहेलिंग की पावर थी। तो वह काफ़ी सारे आंसू गैस के गोले लेकर आरटीएस कंपनी के मेन हब सर्वर के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे आईटी कंप्यूटर्स एक ही डेटा कनेक्शन से जुड़े हुए थे। वहां पर पहुंचकर वो आग लगा देती है, जिसके वजह से सारा डेटा लॉस हो जाता है। और वहाँ पे दूसरी ओर जिमी और मार्कस ब्लड शॉट के साथ में लड़ने लगते हैं, उनके बीच में एक तगड़ी फाइट शुरू होती है। यहीं पर हमें इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लड शॉट अपनी फुल पावर के साथ में उनका सामना करता है, एक एक करके उन सभी को मारने लगता है और वो फाइनली पहुंच जाता है हार्टिंग्स तक। तब हार्टिंग्स अपनी कार से एक बंदूक निकालता है और फाइनली उस पर शूट कर देता है। जैसे ही वे उस पर शूट करता है तो सारे के सारे सारे नेनाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अब रे की बॉडी से अलग होने लगते हैं। मगर नेनाइट्स का एक काम था, जितना ज़्यादा बड़ा घाव होगा वो इतनी जल्दी रिकवर होगा। इसी वजह से वे बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। उसकी जो लाल लाइट होती है, यानी उसकी बॉडी का जो फुल पोटेंशियल होता है, वो उसे अनलीश कर देता है। वहीं दूसरी ओर विकेंस भी ये सब देख रहा होता है, तो विकेंस उसे मना करता है कि अब रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तुम मारे जाओगे। लेकिन फाइनली रे अब पहुंच जाता है हार्टिंग के पास में और जो लॉन्चर उसने उस पर चलाया होता है वो उसे खोलकर जमीन पर गिरा देता है, जिसके वहां जहाँ से बहुत बड़ा धमाका होता है और दोनों मारे जाते हैं और इसी के साथ आरटीएस का खात्मा हो जाता है। वहीं पर अगले सीन में हम देखते हैं कि विकिंस ने अपनी चालाकी से उसने नाइट की टेक्नोलॉजी पर और काम किया और फाइनली रे को वापस से रिबिल्ड कर दिया और साथ ही उसके स्टेमिना को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे ज़्यादा कि उसकी जिससे अब उसकी एनर्जी को बार बार रिचार्ज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके अंदर इतना स्टेमिना है कि वो सालों साल चलेगा और वे अपनी फिर से केटी से मिलता है और दोनों की एक नई लाइफ शुरू होती है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके के कंटेंट लाता रहूँगा और मैं आपकी डिमांड पर बैटमैन शो भी लाने वाला हूँ और जितनी भी लेटेस्ट मूवीज़ है उनकी स्टोरीज भी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली मूवी में।